जय हिंद। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि तारों का निर्माण कैसे होता है और इन तारों का अंत भी कैसे होता है जाके, और फिर समझेंगे कि ब्लैक होल कैसे बनते हैं। इन सब की चर्चा आज की वीडियो में करेंगे। चलिए, तो तारा बनने से पहले होता यह है कि गैसों का एक समूह, मतलब गैसों का एक जाल टाइप का होता है, ठीक है, जिनमें बहुत सारी गैसें संघनित होकर पास में आ जाती हैं। देखो, ब्रह्मांड में गैसें तो बहुत सारी हैं, होता यह कि उनमें संघनित होकर जब वो गैसें पास में आ जाती हैं, पास में, ये बहुत सारी गैसें हैं, जब ये संघनित होकर पास में आ जाती हैं तो इसको कहते हैं निहारिका। इसका नाम देते हैं निहारिका, नेबुला। गैसों के संघनित होकर पास में आने की घटना को कहते हैं निहारिका। अब ये बन गई निहारिका। इसके बाद जब ये पास में आ जाती हैं गैसें, तो होता यह है कि जो इसमें हाइड्रोजन गैस होती है ये हीलियम में बदलने लगती है, हीलियम में बदलने लगती है, अंदर क्रिया प्रारंभ हो जाती है, रिएक्शन चलने लगती है, हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लगती है। और जब हाइड्रोजन गैस हीलियम में बदलती है तो इस घटना को कहते हैं नाभिकीय संलयन की घटना। और नाभिकीय संलयन की घटना जब होगी तो इसमें अपार मात्रा में ऊर्जा निकलेगी, बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलेगी। तो जब ये होता यह कि निहारिका में जो गैसें थी ये संघनित होकर पास में आई थी और इन गैसों के अंदर होने लगी क्रिया, हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लगी, तो निर्माण होता है तारे का, फिर बनता है तारा। इन गैसों के में जो अंदर क्रिया हुई उसके फलस्वरूप। तो यहां पे इस तारे में कौन कौन सी क्रिया हो रही हैं? एक तो हाइड्रोजन गैस हीलियम में बदल रही है, और जब ये बदलेगी तो इसमें अपार मात्रा में ऊर्जा निकलेगी, मतलब बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलेगी। और जब बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलेगी तो तापमान भी बहुत होगा। अब जब ये जो क्रिया होती है ना, नाभिकीय संलयन की क्रिया, इसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसी घटना पे, इसी क्रिया पे आधारित होता है आपका हाइड्रोजन बम। उसमें भी यही क्रिया होती है कि जो हाइड्रोजन गैस होती है हीलियम में बदलने लगती है और ऊर्जा बहुत निकलती है। इस ऊर्जा को समझो कि परमाणु बम से ज्यादा ऊर्जा होती है। ये परमाणु बम में तो नाभिकीय विखंडन होता है, अब यह घटना होती है नाभिकीय संलयन की घटना। इसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन। यह घटना होती है और बहुत ऊर्जा निकलती है इससे। और इस ऊर्जा की वजह से जब किसी चीज की ऊर्जा बहुत ज्यादा हो जाती है, जब उसमें ताप बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इसकी जो अवस्था होती है वो प्लाज्मा अवस्था हो जाती है। तो तारे हमारे किस अवस्था में? प्लाज्मा अवस्था में। प्लाज्मा अवस्था बहुत ही गर्म अवस्था है। ये पदार्थ की हमने 3 अवस्था हम लोग जो बेसिक पढ़ते हैं, इसमें कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। इसके बाद जब तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो एक अवस्था होती है प्लाज्मा अवस्था। और जब किसी चीज का तापमान और कम हो जाता है, बिल्कुल कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, तो एक और सी अवस्था होती है, उसको कहते हैं बोस-आइंस्टाइन अवस्था। ये ठंडी है, ये ठंडे के लिए है। और गर्म के लिए, जब तापमान बहुत ज्यादा हो जाएगा तो उसके लिए प्लाज्मा अवस्था। अब जैसे लोहा होता है, ठोस अवस्था में होता है, इसको जब हम गर्म करेंगे तो गर्म करते 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 इतना गर्म कर दो कि बिल्कुल पानी बना दो, बिल्कुल बहने लगे। लाल होने पहले तो लाल होगा, फिर और भी कलर चेंज करेगा। इसके बाद में एक समय ऐसा आएगा जब इतना ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, इतनी ज्यादा उसमें ऊर्जा हो जाएगी कि वो बहने लगेगा पानी की तरह। तो उसी जो बह रहा है ना, वही होता है प्लाज्मा। वो द्रव नहीं होता, वो प्लाज्मा अवस्था होती है। तो प्लाज्मा अवस्था में तापमान बहुत ज्यादा होता है। तो तारों का कैसा है? जो इनकी जो अवस्था है तारों की, वो प्लाज्मा अवस्था है, मतलब बहुत ज्यादा गर्म। क्योंकि यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन गैस हीलियम में बदलती है ना, और ये जो नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय संलयन में बहुत ऊर्जा निकलती है। और ये ऊर्जा, ये समझ, इसी का एक छोटा सा रूप हम लोग हाइड्रोजन बम के रूप में करते हैं। जब हाइड्रोजन बम में इतनी ऊर्जा है तो यहां तो बहुत ज्यादा हो रहा है। तो तारों के पास समझ लीजिए कितनी ऊर्जा होगी। अब ऐसे एक तारा अपना सूर्य भी है, तो उसमें भी अब सूर्य की ऊर्जा का आप आकलन कर सकते हैं। तो सूर्य में भी तो हाइड्रोजन गैस हीलियम में बदल रही है। तो आप समझ लीजिए वो सब पूरा प्लाज्मा अवस्था में होते हैं। जितने भी तारे हैं सब किस अवस्था में? प्लाज्मा अवस्था में।
और ये जो तारे हैं इनका जो रंग होता है, तारों का रंग, ये निर्भर करता है पृष्ठ ताप पर। जैसे जिन तारों का रंग लाल होता है, तो लाल रंग के तारे, आपको लगता होगा कि लाल हो गई कोई चीज बिल्कुल गर्म हो गई तो बहुत ज्यादा तापमान होगा। ऐसा नहीं होता है। लाल सबसे कम का तापमान होता है। जब तापमान की बात आती है, जो उसमें सबसे कम तापमान होता है वो लाल रंग का होता है। लाल रंग, अगर तारा लाल रंग का है तो उसका तापमान बहुत ज्यादा नहीं है, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। और जब इसका तापमान, मतलब जब हाइड्रोजन का जो संलयन हो रहा है हीलियम में, ये और ज्यादा बढ़ेगा, तापमान और ज्यादा होगा। जब ये क्रिया और तेजी से होगी तो तापमान भी बढ़ेगा, ऊर्जा भी निकलेगी। तो उस जगह पे फिर और जब और ज्यादा होता है, लगभग मान लो 20,000 के आसपास होता है, 20,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो यहां पे इसका जो कलर है, इसका रंग है तारे का, वो सफेद रंग का हो जाता है। अब लाल नहीं रहता, सफेद रंग का हो जाता है। और जब यही क्रिया मतलब इतनी ज्यादा हो जाती है, हाइड्रोजन का हीलियम में जो बदलने वाली क्रिया थी, कि जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, वो जो पृष्ठ ताप का लगभग 1,00,000 के ऊपर पहुंच जाता है, 1,00,000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, लाखों में चलने लगता है। तो जो ये तुम्हारा कलर होता है तारे का, ये नीले रंग का हो जाता है। तो अगर तारा तुम्हारा लाल रंग का है, कोई भी तारा है अगर लाल कलर का है, तो उसका तापमान बहुत ज्यादा नहीं है। उसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस के लगभग है, ये 6 से 10 है, 12 है, ऐसा है। लेकिन अगर उसी का तापमान 20,000 डिग्री सेल्सियस के लगभग पहुंच गया तो वो तारा सफेद रंग का हो जाता है। और अगर उसी का लाखों में टेम्परेचर पहुंच गया तो वो तारा नीले रंग का हो जाता है। तो तारों का रंग उनके ताप पर ही निर्भर करता है। तो हम ये समझ गए कि तारे में क्या क्या हो रहा है। पहली बात, ये जो नीहारिका था, मतलब गैसों का समूह, गैसों का पूरा जाल था, ये गैसों का समूह, जब गैसें पास में आई तो इनमें क्रिया चालू हुई, और क्रिया चालू हुई तो हाइड्रोजन गैस हीलियम में बदलने लगी, और जब हाइड्रोजन गैस हीलियम में बदली तो उसी क्रिया को कहते हैं नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय संलयन की क्रिया में बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है, बहुत ही ज्यादा तापमान निकलता है, तभी यह तारे में ये सब बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है और बहुत तापमान होता है। और इस तारे की अवस्था होती है प्लाज्मा अवस्था। इस तरह तारे का निर्माण होता है। और जो तारे का रंग होता है, ये इसके तापमान पर निर्भर करता है कि कौन तारा, जिस तारे का जितना ज्यादा तापमान, उसका रंग उसी हिसाब से। अगर लाखों में तापमान चल रहा है तो नीले रंग का तारा, और अगर लगभग 20, 25, 30,000 डिग्री सेल्सियस है तो इसका तारा, जो तारा होगा, ये सफेद रंग का होगा। और अगर ये जो तारा है इसका 6000 डिग्री लगभग है तो ये लाल रंग का होगा। तो ये हो गया तारा। तारे का निर्माण कैसे होगा? हाइड्रोजन गैस हीलियम में बदलेगी, मतलब नाभिकीय संलयन की क्रिया द्वारा तारे का निर्माण होगा। और तारे की अवस्था क्या है? प्लाज्मा अवस्था। बहुत गर्म होती है तारा। आप सूर्य से देख लीजिए, सूर्य भी एक तारा है, आप सूर्य से देख लीजिए सूर्य कितना गर्म है। अभी तक वहां कोई नहीं जा सका, तो आप समझ लीजिए प्लाज्मा अवस्था, ये जहां की बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है। और ये जो तापमान है ना, ये लाखों में, 20,000, ये 6,000, ये पृष्ठ का है। करोड़ में तो बात ही ना करो, वहां तो मिलियन करोड़ों में होता है। ठीक है, तो अब ये तारा बना। तो अब इस तारे में क्या होगा? फिर ये जो क्रिया चलती है, हाइड्रोजन हीलियम में बदल रही है, हाइड्रोजन गैस हीलियम में बदलती जा रही है और ऊर्जा निकलती जा रही है। अरे भाई, कभी तो होगा ना कि हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी। हर चीज की लिमिटेशंस हैं, फिक्स है, कोई चीज खत्म होगी बिल्कुल है। तो अब ये जो हाइड्रोजन गैस थी, ये जो हीलियम में बदल रही थी और उसी से ऊर्जा निकल रही थी, कभी तो होगा ना कि कम पड़ जाएगी, ये कम होने लगेगी। और तारे का ईंधन क्या है? यही तो है, हाइड्रोजन गैस। इसका ईंधन क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से ही तो हीलियम बनी और इसी क्रिया को कहते हैं नाभिकीय संलयन, और इसी में ऊर्जा निकली। आप समझिए कि जब ये कम पड़ेगी, हाइड्रोजन की कमी हो जाएगी, तो क्या हीलियम, जिस नाभिकीय संलयन की क्रिया में बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलेगी ना? फिर कैसे ऊर्जा निकलेगी? ऊर्जा किससे निकल रही थी? हाइड्रोजन का हीलियम में बदलाव हो रहा था, नाभिकीय संलयन चल रहा था, ऊर्जा निकल रही थी, तापमान बढ़ रहा था। लेकिन कभी आएगा समय जब इस तारे की
जो ईंधन है हाइड्रोजन, ये कम होने लगेगी। और जब ये कम होने लगेगी तो ये तारा, जब इसमें इसका ईंधन कम मिलेगा, जितना इसको चाहिए उतनी ऊर्जा इसको नहीं मिल पाएगी, तो ये अपना रूप बड़ा कर लेगा, अपना आकार बड़ा कर लेगा और बन जाएगा दानव। क्या बन जाएगा? दानव। जिसका रूप बड़ा होता है तो उसको हम लोग दानव कहते हैं ना, दैत्य टाइप का, राक्षस टाइप का। तो इसी तरह इसको इंग्लिश में गाइंट बोलेंगे। तो ये बनेगा दानव। अब गुस्सा आ गया ना, ये इसको जितना खाना चाहिए था उतना मिला नहीं, तो इसको गुस्सा आ गया और गुस्सा आके फूल गया। और आपको अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर तारे का तापमान कम हो जाएगा भैया, जब देखो हाइड्रोजन कमी आ गई तो ऊर्जा बनेगी कम, जब ऊर्जा कम बनेगी तो फिर तापमान भी कम, और जब तापमान में कमी आएगी तो कम ताप वाले का रंग कैसा होता है? लाल रंग। तो इसका तापमान तो कम हो जाएगा। पहले जब ये युवा अवस्था में होगा तारा तो बिल्कुल नीले रंग का, लाखों में टेम्परेचर, बहुत ज्यादा ऊर्जा, अपार ऊर्जा, नीले रंग का होएगा। तब थोड़ी थोड़ी हीलियम कम हो रही होगी, कम हो रही होगी, कम हो रही होगी, एक समय होगा ये हो गया होगा सफेद रंग का, क्योंकि इसका टेम्परेचर बचा होगा 20, 25, 30 हजार। अब जब हाइड्रोजन और कम हो गई तो ये हो गया लाल रंग का, क्योंकि अब इसके बाहर का तापमान बचा 6000 डिग्री। अब 6000 डिग्री में तारा हो जाएगा लाल रंग का। तब हाइड्रोजन कम मिली, ईंधन कम मिला, तो ऊर्जा कम बनी, ऊर्जा कम बनी, तापमान कम हुआ, और जब तापमान कम हुआ तो तारा किस रंग का? तारा हो जाएगा लाल रंग का। और जब ऊर्जा कम मिलेगी उसको, ईंधन कम मिलेगा, ऊर्जा कम बनेगी, तो वो तारा अपना रूप बड़ा कर लेगा, दानव का आकार ले लेगा, उसी को बोलेंगे लाल दानव। अब ये लाल रंग का क्यों है? क्योंकि लाल रंग का तापमान, हमने अभी बता दिया पूरा कॉन्सेप्ट कि तापमान घटा, रंग बदल के लाल रंग, तापमान कम हो गया तो लाल रंग का हो गया। इस वजह से इसको बोलेंगे रेड जाइंट, इसी को कहेंगे लाल दानव। अब ये जो लाल दानव बना, इसका ये तारे से बड़ा होता है साइज में। अब क्यों ये गुस्सा के फूल गया था कि हमको ईंधन नहीं मिल रहा है, कायदे से अच्छे से भोजन नहीं मिलो। जब भोजन अच्छे से नहीं मिला तो इसका क्या हुआ? इसने अपना आकार बड़ा कर दिया, और आकार बड़ा कर दिया, उधर तापमान घट रहा ही था, तापमान बराबर घटता जा रहा था, और जब तापमान घटा तो हो गया लाल रंग का। इसलिए इसको बोलते हैं रेड जाइंट, लाल दानव। जब हाइड्रोजन की मात्रा कम होने लगेगी तो हीलियम भी कम बनेगी, मतलब नाभिकीय संलयन की क्रिया धीमे हो जाएगी। जब हाइड्रोजन कम हो जाएगी, हीलियम कम बनेगी, तो ऊर्जा भी कम निकलेगी, नाभिकीय संलयन की क्रिया अच्छे से नहीं होगी तो ऊर्जा कम बनेगी। अब जब ऊर्जा कम बनेगी तो तापमान जो होगा वो भी कम होने लगेगा, और जब तापमान कम होने लगेगा तभी तो तारा लाल दानव का रूप लेगा, क्योंकि तापमान कम होगा तो लाल रंग होगा। और दानव क्यों बना? क्योंकि इसको खाना नहीं मिल रहा, तो जब खाना नहीं मिलता तो बिल्कुल गुस्सा होकर फूल जाता है। ठीक है, तो आप समझेंगे कि अब यहां पे दो कंडीशन होती हैं। अब लाल दानव के बाद में जब ऊर्जा और कम होगी, यहां देखो हाइड्रोजन का कोई स्रोत तो है नहीं कि हाइड्रोजन आ रही आ रही आ रही, भाई हाइड्रोजन जितनी है पहले से, बस वही खत्म हो रही है। तो खत्म होने की, भाई अब किसी चीज की अगर कोई फिक्स वैल्यू है, जैसे आपको अगर 10 करोड़ रुपए दे दी जाए, आपको अब कोई आय का स्रोत ना हो, आए ना आपके पास रुपए, तो धीरे 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 कुछ दिन बाद वो रुपए कम होने लगेंगे, खत्म हो जाएंगे। इसी तरह हाइड्रोजन थी, हीलियम में बदल रही थी, इस क्रिया को कहते हैं नाभिकीय संलयन की क्रिया। तो ये क्रिया चलती रही, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा आया कि हाइड्रोजन की मात्रा में कमी हो गई। जब हाइड्रोजन की मात्रा में कम हो गई तो हीलियम कम बनने लगी, तापमान भी कम हुआ, ऊर्जा भी कम हुई, उसी से लाल दानव बना। अब यहां पे दो केस होते हैं। अगर जो तारे बड़े होते हैं, ये जो तारा था ना, ये अगर बड़े आकार का होता है तो उसका प्रोसीजर आगे का जो प्रोसीजर है लाल दानव के बाद का, उसका प्रोसीजर अलग होता है। और जो तारा छोटा होता है ना, उसका प्रोसीजर जो होता है आगे का वो अलग होता है। तो हम पहले छोटे की बात करेंगे कि छोटे तारों का क्या होता है, और फिर बात करेंगे बड़े तारों का क्या होता है, और ये कितना छोटा होता है और कितना बड़ा होता है, इसके बारे में हम आपको अभी बताने वाले हैं बस। तो जो छोटे तारे होते हैं, अब जब ऊर्जा कम हुई तो जो छोटे छोटे तारे होंगे ये और बिल्कुल चमकना कम कर देंगे, चमक इनकी चली जाएगी, जितनी इनमें शाइनिंग थी ना चली जाएगी। क्योंकि चमक कहां से आ रही थी? प्रकाश, ऊर्जा, ऊष्मा, ये सब कहां से आ रहा था? संलयन से। अब संलयन की क्रिया हो गई धीरे, हाइड्रोजन कम होने लगी, तो यहां पे ये बन जाएगा सफेद वामन, चमकना कम कर दिया।
इसी को इंग्लिश में बोलते हैं व्हाइट डॉर्फ। इसको क्या बोलते हैं? व्हाइट डॉर्फ। चमकना कम कर दिया, चमक बिल्कुल कम हो गई, शाइनिंग कम हो गई तारे की, क्योंकि ऊर्जा कम हो गई ना, इस वजह से। अब एक समय ऐसा आएगा जब इस जो तारा है ना, इसकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी, बिल्कुल जीरो। तब क्या होगा? ठीक है, तो तब क्या होगा जब इस तारे की ऊर्जा बिल्कुल खत्म होने वाली होगी, बिल्कुल खत्म, बिल्कुल। अब यहां पे हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी, तब ये तारा रूप ले लेगा काला वामन का। चमकना छोड़ दिया, खत्म, बिल्कुल तारों ने चमकना छोड़ दिया, यहां से काला वामन बन गया। जो गाना बना है ना वो यहीं से है, तारों ने चमकना छोड़ दिया मतलब वो बन गया काला वामन। अब वो जो काला वामन है ये कैसे हुआ? हाइड्रोजन खत्म हो गई ना। जब हाइड्रोजन खत्म हो गई तो ऊर्जा बनेगी नहीं, ऊर्जा मिलेगी नहीं तो प्रकाश नहीं होगा, प्रकाश नहीं होगा ऊष्मा नहीं होगी, मतलब कुछ नहीं होगा यहाँ पे, तो ये बनेगा ब्लैक डॉर्फ, काला वामन। तो जो छोटे छोटे तारे हैं उनका क्या होता है? लाल दानों तो बनेंगे, लेकिन जो छोटे तारे होते हैं वो उसके बाद चमकना कम कर देते हैं, तो उन्हें बोलते हैं सफेद वामन, व्हाइट डॉर्फ। उसके बाद में जब बिल्कुल ऊर्जा खत्म हो जाती है तो चमकना ही छोड़ देते हैं। अब कहां से लाएं चमक, कहां से लाएं ऊर्जा? जब हाइड्रोजन हो चुकी खत्म, तब वो उनको नाम होता है काला वामन, उनको कहते हैं ब्लैक डॉर्फ। तो ये तो हो गया छोटे तारों का। अब समझते हैं बड़े तारों का। बड़ा है तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत करेगा। अब छोटे आदमी को दबा दिया जाता है, डरा धमका के चुप बैठो, लेकिन जो बड़ा है वो तो कुछ ना कुछ विद्रोह करेगा। तो अब जो बड़ा तारा था ना, वो तो यहाँ पे खाना उसको कम मिला तो दानों का रूप लिया, और जब दानों का रूप लिया उसके बाद जो बड़ा तारा था ये बनता है, विस्फोट कर जाता है, और जैसे विस्फोट करता है तो उसका नाम होता है अभिनव तारा। अभिनव तारा, इसी को बोलते हैं सुपरनोवा। इसको क्या बोलते हैं? सुपरनोवा। तो ये जो तारा होता है ना, ये जो बड़े बड़े तारे होते हैं, ये लाल दानव बनेंगे, रेड जाइंट बनेंगे। रेड जाइंट में तो ऊर्जा कम होती है, इसके बाद में जो बड़े तारे होंगे ये विस्फोट कर जाते हैं, और जैसे विस्फोट करते हैं तो इनका नाम हो जाता है अभिनव तारा। ये फूटेगा भविष्य में जाके। अभिनव तारा की वही खासियत है, तभी से उसका नाम है अभिनव तारा। इसको विस्फोटक तारा भी कहते हैं, क्योंकि ये फटेगा ही जाके, क्योंकि ये बड़ा था तारा। अब बड़ा था तो दिक्कत करेगा, इस वजह से ये फटेगा जाके। और जब ये फटेगा ना तो ये 3 तारों में बट जाएगा, तीन जगह बटेगा। एक बनेगा न्यूट्रॉन तारा, दूसरा बनेगा क्वेसर तारा। ये 3 चीजों में टूटेगा, न्यूट्रॉन, क्वेसर, पल्सर। ये जो अभिनव तारा था जो विस्फोट करता, ये विस्फोट करने के बाद में 3 जगह टूटेगा, न्यूट्रॉन तारा, क्वेसर तारा और पल्सर तारा, है ना। तारा तो नहीं कहेंगे इनको, क्योंकि तारा क्या है, बस इनका नाम है। न्यूट्रॉन, क्वेसर, पल्सर 3 जगह टूटेगा। जो न्यूट्रॉन होते हैं इनका घनत्व तो बहुत ज्यादा होता है, बहुत अत्यधिक घनत्व। तो न्यूट्रॉन तारा को क्या, इसकी क्या खासियत है? इसका घनत्व तो बहुत होता है। क्वेसर में क्या होता है? क्वेसर तारा जो होते हैं इनके पास विद्युत चुंबकीय शक्ति अधिक होती है, विद्युत चुंबकीय शक्ति बहुत ज्यादा होती है, मैग्नेटिक इफेक्ट बहुत इनका होता है। और जो पल्सर तारा होते हैं इनमें प्रकाश आता है जाता है, विकिरण ज्यादा होता है, प्रकाश आता है जाता है, आता है जाता है, ठीक है। स्पीड ज्यादा होती है इनमें प्रकाश आने जाने की, मतलब चमकते रहते हैं कुल मिला के। मतलब जिसको बोलते हैं कि कभी चमके फिर शांत, चमके फिर शांत, मतलब विकिरण होता है इनमें। ऐसा लगता है किरण आई फिर चली गई, किरण आई चली गई। तो ये चीज होती है पल्सर तारा में। लेकिन जो घनत्व तो सबसे ज्यादा होता है किसका हो जाता है? न्यूट्रॉन तारा का। और ये जो न्यूट्रॉन होता है ना, यही आगे जाके बन जाता है जब इसमें, इसी में कुछ, सभी नहीं, कुछ न्यूट्रॉन तारा जो होते हैं ये आगे जाके रूप ले लेते हैं ब्लैक होल का। ब्लैक होल, क्योंकि ब्लैक होल का मतलब क्या है आप समझेंगे। न्यूट्रॉन तारा जो था इसका घनत्व तो बहुत ज्यादा होने लगा, मतलब ये और सघन होने लगा। जब जैसे सघन होता चला गया, एक में बिल्कुल मिलता चला गया, तो खूब ज्यादा घनत्व बना लिया, और घनत्व बनाने के बाद में ब्लैक होल बन गया। और ब्लैक होल में क्या खासियत ब्लैक होल की होती है?
ब्लैक होल का घनत्व तो बहुत ज्यादा होता है। अब ये समझ लीजिए ब्लैक होल का घनत्व तो इतना ज्यादा होता है कि एक चम्मच, अगर ब्लैक होल की जो मिट्टी है ना, अगर एक चम्मच उसका भार होएगा ना तो वो 10 हाथियों के बराबर होता है। केवल एक चम्मच, एक चम्मच मिट्टी जो होगी वहां की लगभग 10 हाथियों के भार के बराबर होगी। इतना ज्यादा घना होता है। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा घना तो ब्लैक होल का होता है। तो ये ब्लैक होल कहां से बना? न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रॉन तारा बना ना, अभिनव तारा के बाद में जो न्यूट्रॉन तारा बना, वो उसका घनत्व तो इतना ज्यादा होता चला गया, इतना ज्यादा घना हो गया, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज्यादा घनत्व। और जब घनत्व हो गया उनका, इसके बाद में वो बना ब्लैक होल। और ब्लैक होल का घनत्व बहुत ज्यादा होता है। हमने आपको बता दिया इतना घनत्व होता है कि ब्रह्मांड में इतना घनत्व किसी चीज का नहीं है। इतना मतलब कि एक चम्मच जो भार होगा उसका 10 हाथी के बराबर होगा। तो ये था ब्लैक होल। अब ये ब्लैक होल का घनत्व इतना ज्यादा है, तो इस तरह ये जो बड़े तारे थे, ये इस हिसाब से इनका प्रोसीजर आगे को चला, और ये जो छोटे छोटे तारे थे ये आगे बढ़े सफेद वामन, काला वामन इसके रूप में। और जो बड़े तारे थे वे अभिनव तारा बने, सुपरनोवा मतलब विस्फोटक तारा बने, और विस्फोट करने के बाद में न्यूट्रॉन पल्सर क्वेसर बना, और न्यूट्रॉन तारा से ही ब्लैक होल का निर्माण हुआ। तो इससे ऐसे होता है ब्लैक होल का निर्माण। ये है ब्लैक होल। ब्लैक होल की क्या खासियत है? उसका घनत्व तो बहुत ज्यादा है। अब आप समझिए कि अगर ये ब्लैक होल किसी से टकरा जाए तो उसका क्या हाल करेगा। अभी समझ में नहीं आ रहा। जैसे एक पानी पूड़ी लीजिए और एक लोहे की छोटी सी गोली लीजिए। पानी पूड़ी मतलब ये जो होता है गोलगप्पा, और एक छोटी सी लोहे की गोली लीजिए और दोनों को आपस में लड़ाइए। तो वो जो छोटी है ना लोहे की गोली, जिसका घनत्व तो बहुत ज्यादा है, वो फोड़ के इस पार निकल जाएगी और पूरा उसको जो गोलगप्पा था उसको पूरा खत्म कर देगी। कैसे हुआ? क्योंकि गोलगप्पे का घनत्व जो है वो बहुत कम है उसके कंपैरिजन में, लोहे वाली के उससे, और उसका घनत्व क्या है? ज्यादा। तो जिससे भी वो टकराएगा ना फाड़ के निकल जाएगा। अब सोच लो अगर पृथ्वी से टकरा जाए तो फाड़ के पृथ्वी से निकल जाएगा, अगर पृथ्वी को फाड़ के निकल जाएगा तो अंदर से क्या निकलेगा? लावा। अंदर से निकलेगा लावा। इस हिसाब से ये जो ब्लैक होल होते हैं ये बहुत ही ज्यादा मतलब ब्रह्मांड का जो सबसे ज्यादा घनत्व रखते हैं वो ब्लैक होल के पास है। और इसके पहले की वीडियो में हमने आपको बताया था कि ब्लैक होल से भी ज्यादा घनत्व था उस पिंड का जिससे पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, जिसके ऊपर खिंचाव था, जिसमें विस्फोट हुआ था, उसका घनत्व ब्लैक होल से भी ज्यादा था। तो आप समझिए कि ब्लैक होल का घनत्व जब इतना ज्यादा है तो उसका कितना ज्यादा हुआ होगा। तो ये इसका पूरा प्रोसीजर था। अब ये जो तारे थे ये कैसे बने और इनका कैसे जाके अंत हुआ? जो छोटे तारे थे इनका अंत हुआ जाके काला वामन के रूप में, और जो बड़े तारे थे इनका अंत हुआ 3 जगह। न्यूट्रॉन बना, या तो क्वेसर बना, या तो पल्सर बना, और जो न्यूट्रॉन तारा था यही जाके ब्लैक होल बना। अब ये कितना बड़ा है कितना छोटा है अब ये समझ लीजिए। देखो बड़ा छोटा का आकलन हम एक जगह से करते हैं, उसको बोलते हैं चंद्रशेखर सीमा। मतलब ये समझो जो तारे सूर्य के 1.5 गुना से बड़े हैं तो उनको बड़े तारे में रखा गया, और जो सूर्य के 1.5 गुना से छोटे हैं उनको छोटे तारे कहता है। मतलब जैसे अपना सूर्य है, कोई भी व्यक्ति होता है अपने 1 गुना से अपने 1 गुना के बराबर होता है। अब 1.5 गुना मतलब सूर्य के द्रव्यमान से लगभग 1.44, सूर्य के द्रव्यमान का 1.44। इतने से जो तारे बड़े होते हैं, इस द्रव्यमान से जो तारे बड़े होते हैं वे बन जाते हैं अभिनव तारा बाद में, और इस द्रव्यमान से जो तारे छोटे होते हैं वे बन जाते हैं सफेद वामन। लाल दानों तक की प्रक्रिया सेम है, लेकिन जब ये तारे थे ना, ये तारे जब सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से बड़े हो जाते हैं तो वे तारे बनते हैं अभिनव तारा, और जो तारे सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 लगभग 1.5 गुना से छोटे होते हैं वे तारे बनते हैं सफेद वामन, काला वामन। तो अब आप बताइए सूर्य अपना सफेद वामन बनेगा कि काला वामन बनेगा या अभिनव तारा बनेगा? मतलब सूर्य जो है अपना ये सफेद वामन होते हुए काला वामन बनेगा कि अपना जो सूर्य है ये अभिनव तारा बन के न्यूट्रॉन पल्सर क्वेसर बनेगा? तो अब आप समझिए सूर्य जो है वो अपने 1.5 गुना से तो छोटा ही है ना।
सूर्य के द्रव्यमान का 1.5 गुना। 1.5 गुना मतलब ज्यादा हो गया। अरे जैसे एक मान लो इतना है, एक ये इतना एक है मान लो लिमिट, तो इसका जो 1.5 गुना होगा वो लगभग इसका आधा और इसमें जोड़ दिया जाएगा, यही तो होगा इसका 1.5 गुना ये, और 2 गुना हो जाएगा इसका ये, कुल मिला के। तो आप ये समझिए कि सूर्य का जो 1.5 गुना होगा, सूर्य की मान लो ये है लिमिट, तो 1.5 गुना यही तो होगा ना उसका, थोड़ा उससे ज्यादा ही होगा। तो जब ज्यादा होगा, क्योंकि हर आदमी अपने का 1 गुना होता है, हर चीज अपने का 1 गुना होती है, 1 गुना हर चीज होती है खुद का। अब 1.5 गुना मतलब उससे थोड़ा ज्यादा, उससे थोड़ा ज्यादा, उससे थोड़ा ज्यादा, जितना वो है उसका अगर आधा किया जाए और फिर उसे में जोड़ दिया जाए तो वो होता है 1.5 गुना। ठीक है। तो सूर्य जो है वो अपने 1.5 गुना से जो छोटा ही है। तो सूर्य का जो अंत है ये सफेद वामन, पहले तो जब ऊर्जा कम होगी तो ये बनेगा लाल दानव, और जब लाल दानव बनेगा, लाल दानव के बाद में फिर बनेगा सफेद वामन, फिर बनेगा ये काला वामन। तो अपना सूर्य ब्लैक होल नहीं बनेगा। ये बात समझ गए ना आप कि अपना सूर्य ब्लैक होल क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि सूर्य का जो द्रव्यमान है वो अपने 1.5 गुने से तो कम ही है ना। ठीक है। तो आप समझिए जो ब्लैक होल बनते होंगे जो तारे, वो सूर्य से भी बड़े होंगे, वे तारे सूर्य से भी बड़े होंगे। तो हां, ब्रह्मांड में सूर्य से भी बहुत बड़े बड़े तारे हैं। अब ये हो गया पूरा तारों का कॉन्सेप्ट कि कौन सा तारा कैसे वो बनेगा और कैसे उसका अंत होगा। अब ये जो तारे हैं ये पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सी के अंदर, एक गैलेक्सी के अंदर 100 अरब तारे हैं, कुल मिला के 100 अरब गैलेक्सी हैं। तो 100 अरब के अंदर 100 अरब तारे, ये समझिए कि 100 अरब गुणे 100 अरब तारे हैं। ब्रह्मांड में टोटल तारों की संख्या देखो, ब्रह्मांड में गैलेक्सी कितनी? 100 अरब, 100 अरब है ये गैलेक्सी। अब इसमें तारे कितने? एक गैलेक्सी में 100 अरब, तो टोटल हुए 100 अरब गुणे 100 अरब, ये स्टार, ये तारों की संख्या है। अब इन्हीं 100 अरब गैलेक्सी में एक गैलेक्सी है मंदाकिनी, आकाशगंगा, जो एक गैलेक्सी है, एक आकाशगंगा है जिसका हम लोग अपना नाम देते हैं, जिसमें अपना सूर्य है। अपना सूर्य भी तो एक तारा है ना, तो वो एक गैलेक्सी में है। इसी तरह की पूरे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब गैलेक्सी हैं, और इन्हीं एक गैलेक्सी पे 100 अरब तारे होते हैं। और इसी तरह एक अपनी गैलेक्सी है जिसका नाम होता है, अब हम लोगों ने अपना नाम दे दिया मंदाकिनी, इसी को कहते हैं मिल्की वे, इसी का नाम है मिल्की वे। और इसी पे अपना एक सूर्य स्थित है, अपना सूर्य स्थित है। अब जब किसी चीज में ऊर्जा ज्यादा होती है, तो अभी बता दिया तापमान कैसे निर्भर करता है, और जब इसी चीज में ऊर्जा ज्यादा होती है तो वो बाहरी भुजाओं पर रहता है। मंदाकिनी के कहां रहता है? जो गैलेक्सी के जो तारे होते हैं, अगर ऊर्जा उनमें ज्यादा होती है तो वे बाहरी भुजाओं पर रहते हैं, और जैसे जैसे उनकी ऊर्जा कम होती जाती है तो वो अंदर की ओर जाते जाते हैं, और अंदर की ओर जाके, और जिस समय वो लाल दानव बन जाता, लाल दानव में हुआ क्या था? ऊर्जा तो कम हुई थी, और जैसे उनकी ऊर्जा और कम हो जाती है तो लाल दानव सब कहां मिलेंगे? केंद्र में। और फिर अब जो छोटा तारा हो चाहे बड़ा तारा हो, अंत तो उसका लाल दानव तो बनना ही बनना है। लाल दानव के बाद डिसाइड होता है ना कि छोटा था तो ये बनेगा, बड़ा था तो ये बनेगा, लेकिन लाल दानव तो बनना ही है। तो लाल दानव तो सब अंदर मिलेंगे यहाँ पे, क्योंकि ऊर्जा कम हुई तो अंदर जाएंगे। अरे आप एक काम करिए, एक पत्थर बांधिए एक रस्सी में और उसको ऐसे घुमाइए, तो आप जितनी ज्यादा ताकत लगाएंगे, ऊर्जा देंगे, उतना वो बार बार घूमेगा, और ऊर्जा आप कम कर देंगे तो धीरे धीरे अंदर की तरफ आ जाएगा, धीरे से गिर जाएगा। ये होता है ना। तो मतलब जब ऊर्जा ज्यादा होगी तो बाहरी भुजाओं पर रहेगा, ऊर्जा कम होगी तो अंदर जाएगा, और जब अंदर जाएगा ना तो अंदर लाल दानव मिलेंगे नहीं मिलेंगे। और फिर यहीं पे अंदर जो केंद्र होता है ना मंदाकिनी का, इसी के अंदर बहुत सारे काला वामन मिलेंगे। भाई जो छोट छोट तारा वो सब काला वामन बने, और जो बड़े बड़े तारा वो सब कहाँ बने? ब्लैक होल। वो कहाँ बने? ब्लैक होल। सब नहीं बने थे, कुछ बने थे, लेकिन ब्लैक होल का घनत्व इतना ज्यादा होता है कि वो सब काला वामन को कहता है तुम कहाँ अकेले घूम रहे हो, इसी आओ हमारे पास। सबको अपनी तरफ खींच लेता है। अपने घनत्व इतना ज्यादा है कि उसमें चुंबकीय शक्ति बहुत ज्यादा हो जाती है, तो अपनी तरफ सबको खींच लेता है, और इस केंद्र में सब तारे जाके ब्लैक होल में मिल जाते हैं। तो जो आकाशगंगा होती है, गैलेक्सी होती है, उसके जो पूरी गैलेक्सी के जो केंद्र होता है, ये जो बीच का भाग होता है, यहीं पे तो ब्लैक होल पाए जाएंगे। क्योंकि ऊर्जा हुई कम तो यहां पे खत्म, तो यहां पे ऊर्जा चली गई, लेकिन घनत्व इतना बढ़ गया कि सबको अपनी तरफ खींच लिया।
सबको अपनी तरफ खींच लिया। तो यहाँ पे सब खींच लिए जाते हैं ब्लैक होल के द्वारा। तो जितने काला वामन थे ये सब ब्लैक होल में जाकर घुस गए, और जितने ब्लैक होल थे ये तो हैं ही हैं। तो कुल मिला के तारों का अंत ब्लैक होल के ही रूप में होता है। हम आपको ये समझाना चाहते थे इस चीज से कि सब तारे ब्लैक होल में ही समा गए, चाहे वो काला वामन था जो छोटे थे, और वो बड़े थे तो खुद ही पहले से ही ब्लैक होल थे, नहीं तो न्यूट्रॉन बने थे, पल्सर बने थे, क्वेसर बने थे, तो वे सब जाके अंत में ब्लैक होल में ही घुस जाते हैं, क्योंकि घनत्व इतना ज्यादा सबको अपनी तरफ खींच लेता है। तो इसी केंद्र वाले भाग को कहते हैं बल्ज, गुच्छा। यहाँ पे बहुत ज्यादा, तो बताइए यहाँ पे घनत्व तो ज्यादा होगा कि नहीं होगा? अब ब्लैक होल खुद ही है तो घनत्व तो होगा। अब एक ब्लैक होल थोड़ी होगा, 100 अरब तारा है, आए दिन एक ना एक हो ही रहा है ना, हो ही रहा है। मतलब वहां पे बहुत सारे ब्लैक होल होंगे, और इन्हीं ब्लैक होल में बहुत सारे काला वामन होंगे, कुल मिला के सबको अपनी तरफ खींच लेगा, वहां पे ब्लैक होल बन रहा है, बहुत ज्यादा घनत्व होगा। लेकिन अपना सूर्य जो है अभी एक बाहरी भुजाओं पे है, और ये परिक्रमा कर रहा है मंदाकिनी की। सूर्य भी चक्कर लगाता है, अब आगे की वीडियो में सब बताएंगे हम। सूर्य भी चक्कर लगाता है, सूर्य अपनी मंदाकिनी के चक्कर लगा रहा है, अपनी आकाशगंगा के चक्कर लगा रहा है। और स्पीड क्या है सूर्य की, ये समझ लीजिए, 250 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितनी दूर? 250 किलोमीटर। 250 किलोमीटर आप इमेजिन करिए, हम लोगों को एक घंटा जाने में, 60 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लग जाता है। 60 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने में 1 घंटा लग जाता है इंडिया में। तो अब समझिए ये 1 सेकेंड में 250 किलोमीटर जाता है। हम लोग 1 घंटा में 60 किलोमीटर जा पाते हैं, और ये 1 सेकेंड में 250 किलोमीटर जाता है, और पूरी मंदाकिनी के चक्कर लगा रहा है। सूर्य चक्कर लगा रहा है। अभी तक हम लोग यही जानते थे कि पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य का, ना भाई, सूर्य भी लगाता है। पृथ्वी तो लगाती है, सूर्य भी लगाता है। सूर्य लगाता है मंदाकिनी का, अपनी आकाशगंगा का, मिल्की वे का, और ये चक्कर बहुत स्पीड से लगाता है, 250 किलोमीटर पर सेकेंड। और इतनी स्पीड से लगाता है, फिर भी ये चक्कर 25 करोड़ साल में लगा पाएगा। एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 25 करोड़ साल। अब आप सोच लीजिए, इतनी स्पीड ज्यादा। पहली बात हमको आश्चर्य हुआ कि स्पीड इतनी ज्यादा कैसे, और फिर सोच लो अगर इतनी ज्यादा स्पीड है तब उसको 25 करोड़ साल लग जाते हैं चक्कर लगाने में। तो आप समझिए कि ये जो मंदाकिनी है ना, इसका साइज क्या होएगा, इसका आकार क्या होगा, आप खुद समझ लीजिए। जिसको चक्कर लगाने में 25 करोड़ साल लगे, और 250 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। तो इस प्रकार अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि मंदाकिनी के और कौन कौन सी, इसके पास और कौन कौन सी मतलब आकाशगंगा हैं, और आगे सौर मंडल के बारे में आगे की वीडियो में सब समझेंगे। जय हिंद।